चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और उसमें फिर हाई और लो लेवल लैंग्वेज आ जाती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम क्या चीज़ होती है? लिखा हुआ है सामने। Programs are our way of telling the computer what to do, how to प्रोग्राम do it, and when to do it. व्हेन टू डू इट। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो बताता है आपको कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपका प्रोग्राम होता है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो प्रोग्राम को तो हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है भाई? प्रोग्राम आर वे ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या कहलाती है? प्रोग्राम कहलाती है। एक चीज़ ये पहले हमारे पास प्रोग्राम किया है। फिर इसके बाद एक और चीज़ आती है आपके पास, कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ तो लिखा हुआ है प्रोग्राम। अब अगली चीज़ जो आपके पास आती है वो आती है कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? A computer program is a list of instructions that enable a computer to perform a specific task. एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट होती है जो किसी भी खास काम को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपके सामने अगर मैं शेयर करूं पाइथन लैंग्वेज का इंटरफेस, सामने आ रहा है पाइथन? जी, अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम जो भी एप्लीकेशंस वगैरह आप मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हो वो आपके पास क्या होता है? वो ऐप होती है और उस ऐप के पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम बना हुआ होता है। जैसे नॉर्मली अगर आप कहते हो कि भाई मुझे 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप पहला नंबर इनपुट लोगे, फिर आप दूसरा नंबर इनपुट लोगे और फिर उसको आप सम करके प्रिंट करा दोगे। ये अगर आप देखो सामने तो आपके पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें आप लिख रहे हो ए इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, यानी आप एक नंबर इनपुट करो और उसको आप नाम दे रहे हो ए का। बी है, बी में कहता है इंटीजर इनपुट सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर इनपुट करो। और तीसरा कह रहा है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इन दोनों नंबर को सम कर दो और आखिर में सम को प्रिंट कर दो। मैं यहाँ पे F5 दबाऊं या इसको रन करूं तो मेरे सामने देखो मुझसे पूछ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। मैंने कहा भाई पहला नंबर 56 है। फिर मुझसे दोबारा पूछ रहा है इंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर मैंने कहा जी दूसरा नंबर है 23। तो अब क्या आ रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स आर, और ये मुझे 2 नंबर सम होके मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? मैंने आपको जो चीज दिखाई वो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम। आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, ये है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 इंस्ट्रक्शंस आप दे दोगे, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो कि वो कहता है कि भाई कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। किसी भी खास काम को आपने यहाँ करना हो तो वो चीज आपका बन जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बात समझ में आती है? जी, अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे लैंग्वेज है, मैं आपसे एक लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, उर्दू में बात कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है आपको उर्दू ना समझ में आए, आपको इंग्लिश समझ में आती है। तो डेफिनेटली लैंग्वेजेस तो मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज, आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो लैंग्वेज में ही कर रहे होते हो। अब होता ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जो है वो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब उस लैंग्वेज में जब हम बात करें तो लैंग्वेज की कैटेगरी जो होती है वो 2 तरह से होती है। जिसको आप कहते हो कि जैसे एक नेचुरल लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेजेस तो वो हो गई जो हम बोलते हैं, जहाँ रहते हैं हम वहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होती है नेचुरल लैंग्वेज। उर्दू इंग्लिश जो जहाँ रह रहा है उसको, जो लैंग्वेज वहाँ पे डेवलप्ड हो गई वो चीज़ कहलाती है नेचुरल लैंग्वेज। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो होता क्या है कि एक और लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज। तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज वो होती है जो हम बनाते हैं। जैसे ये प्रोग्राम मैंने बनाया
जो आपने सामने पाइथन के ऊपर देखा, तो वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। तो इसमें ऐसा होता है कि लैंग्वेज यहाँ पर जब हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, तो लैंग्वेज हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है सामने कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, कि कंप्यूटर का जो आप प्रोग्राम लिखते हो वो आप या तो हाई लेवल में लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो लो लेवल। अब सवाल ये होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। आसान लफ्जों में याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो यूजर के समझने के लिए आसान है। यूजर के समझने के लिए आसान का मतलब मैं और आप यूजर है, हम कंप्यूटर के इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हमारे समझने में आसान हो वो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब आपके सामने जो मैंने पाइथन का कोड लिखा शो किया था, अब आप उसको देख के जरा बताओ मुझे, क्या इसको समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा है इन 4 लाइनों को? क्या मैं आपसे कहूँगा यार ये जरा 4 लाइनें देख के मुझे बताओ, क्या ये मुश्किल लग रही है आपको? नहीं। नहीं, क्योंकि आप किसी भी दो नंबर को इनपुट करोगे तो आप पहला नंबर मांगोगे और दूसरा नंबर मांगोगे, आपने यही किया। फिर उन दोनों नंबर को आप ऐड कर लोगे, आपने उसको सम का नाम दे दिया और फिर उसको प्रिंट करवा दिया, तो आपका प्रिंट सम हो गया। तो ये आपके समझने के लिए मुश्किल नहीं थी, इसीलिए इस लैंग्वेज को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। यूजर उसको आसानी से समझ ले, वो हाई लेवल है। तो एक तो ये बात हो गई आपके पास। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हाईलाइटेड करने की जरूरत है, कि एक तो आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, अब वो क्या होती है, इजी टू रीड एंड राइट है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। राइट इन अ शॉर्टर टाइम, आप उसको कम वक्त में लिख सकते हो। डिबग एट डेवलपमेंट स्टेज, डिबग कहते हैं, बग हम कहते हैं एरर को, तो डिबगिंग इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग एन एरर। डिबगिंग क्या होती है? रिमूविंग एरर। डिबगिंग is a method to remove an error। तो ये कह रहा है कि अगर आपकी लैंग्वेज में कोई गड़बड़ आ जाती है, कोई गलती आ जाती है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर पहली लाइन में आपने देखा कि दो ब्रैकेट क्लोज हुए क्योंकि दो ब्रैकेट ओपन भी हुए। अब मैं पर्पजली एक ब्रैकेट को हटाता हूँ और इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये दे देगा एरर। देखो प्रोग्राम नहीं चला, लिखा हुआ आ गया सिंटैक्स एरर, कि भाई इस प्रोग्राम में ना कोई एरर है, और वो बता भी रहा है बी पे हाईलाइट कर रहा है, इसका मतलब बी से पहले पहले। तो आपने ये देखा हाई लेवल लैंग्वेज में हमें ये आसानी भी होती है कि अगर कोई एरर आता है तो हम उस एरर को आइडेंटिफाई करके सही भी कर सकते हैं। अब मैंने देखो दोनों ब्रैकेट लगा दिए, अब मैं चलाऊंगा मेरा प्रोग्राम चल जाएगा, देखो चल गया। तो यहाँ पे एक बात ये भी समझ में आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई एरर आ जाए तो वो एरर रिमूव भी किया जा सकता है। मेंटेन वंस इन यूज, एक बार आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना ली तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो। मेंटेन का मतलब है कि अब वो आपके सिस्टम में आ गई है, अब आप उसको जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो पेपर में आपके पास जो चीज आती है वो आती है कि हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताओ, तो आप ये कहते हो कि भाई हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं दैट आर इजियर टू अंडरस्टैंड विद अ ह्यूमन बीइंग्स, जिसको आसानी से इंसान समझ लेते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज। A language that is easily understandable by user is called high level language। कहते हैं ना कि हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डिजाइन विद प्रोग्रामर्स इन माइंड, प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड। एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी इंस्ट्रक्शन इजियर टू अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर हैं, उसको आप कहते हो कि भाई ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो आपसे उसके फायदे और नुकसानों के बारे में पूछा जाता है। तो फायदे तो आपने बता दिए कि भाई उसको लिखना आसान, समझना आसान, उसको आप शॉर्ट टाइम में लिख सकते हो, जब आप उसको डेवलप कर रहे होते हो, लिख रहे होते हो, तो आप उसको डिबग भी कर सकते हो। और मेंटेन वंस इन यूज, एक बार आपने लिख लिया तो आप उसको इस्तेमाल बार बार कर सकते हो। बार अब देखो ये जो प्रोग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिखा नहीं। नहीं, इसका मतलब है पहले से लिखा हुआ था, तो इसका मतलब मेंटेन हो रहा है ना मेरे कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में इसका कोड मौजूद है, मैं उसको आराम से चला सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ योर प्रोग्राम। तो हाई लेवल लैंग्वेज तो आपको मैंने दिखा भी दी है, और ये बता भी रहा है कि अगर आपको दो नंबर को ऐड करना हो तो आप इस तरह से फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर करके सम में रिजल्ट डाल दो, तो आपका प्रोग्राम एक चल जाएगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कौन कौन सी एग्जाम्पल होती हैं, कौन कौन से नाम होते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास पाइथन तो मैं दिखा चुका हूँ। यहाँ पे ये देखो ये पाइथन का इंटरफेस है,
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो बहुत ज्यादा चल रही है। तो यहाँ ऊपर देखो आप लिखा हुआ भी है ADD2.py, py फॉर पाइथन। तो ये एक पाइथन लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। आपके पास लैंग्वेज जो होती है वो C++ भी लैंग्वेज है, डेल्फी है, जावा है, पास्कल है। ये सारी की सारी आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो एक बार आप इसको लिख लेते हो तो उसके बाद फिर उस लैंग्वेज को मजीद ट्रांसलेट करते हो। ट्रांसलेट इसलिए करते हो कि कंप्यूटर आपकी लिखी गई लैंग्वेज को समझता नहीं है। जो मैंने यहाँ पे जितना कुछ प्रोग्राम लिखा है कंप्यूटर इसको नहीं समझता, ये तो मेरे समझने के लिए है। बाद में जब कंप्यूटर इसको चलाता है तो कंप्यूटर उसको अपनी जुबान में ट्रांसलेट करता है, और कंप्यूटर की जुबान जो होती है उसको हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज रिलेट टू स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ कंप्यूटर। तो जो मेरे कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, 0 1 की लैंग्वेज है, वो मेरी लो लेवल लैंग्वेज होती है। अ लैंग्वेज दैट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, एक ऐसी लैंग्वेज जिसको मशीन आराम से समझे। लिखा है कि लो लेवल लैंग्वेज रेफर टू मशीन कोड, द बाइनरी इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर जो है ना वो 0 1 की जबान समझता है। तो लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो 0 1 पे बनी हुई होती है। इसमें भी दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल में भी दो टाइप है। तो असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, मेक यूज ऑफ निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड का मतलब होता है शॉर्ट कोड। एक ऐसा कोड जो शॉर्ट हो उसको आप कहते हो निमोनिक कोड। तो अब असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज वो होती है जो मशीन और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान हो। देखो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज तो आसान है समझने के लिए, आपने ऊपर देखा कि अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना हो कुछ तो बआसानी लिख सकते हो, समझ में भी आता है। फिर आप जब नीचे आते हो तो लो लेवल लैंग्वेज में दो कैटेगरीज हैं, एक आपके पास होती है असेंबली और एक होती है मशीन। तो पहले आप जरा देखो मशीन को। मशीन कोड क्या है, प्रोग्रामर्स डू नॉट यूजुअली राइट इन मशीन कोड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर कम ही काम करते हैं क्योंकि वो 0 1 पे बनी हुई होती है, तो उसको समझना मुश्किल होता है। अब आप ये देखो आपके सामने 7.3 में लिखा हुआ है 0001 0001 0010। अब आपको क्या पता ये क्या चीज है, तो ये मशीन लैंग्वेज होती है। तो इसको आपका समझना जो है वो आसान नहीं होता। हाँ अगर आप बात करते हो उसी की कंट्रास्ट में असेंबली लैंग्वेज के, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज वो है जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान काम करती है। यानी हाई लेवल और मशीन के दरमियान जो चीज काम करती है वो असेंबली है। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या काम होता है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो हार्डवेयर होता है, यानी डेल का कंप्यूटर है, HP का कंप्यूटर है, जो भी कंप्यूटर है उसकी लैंग्वेज जो होती है वो असेंबली में लिखी जाती है। और टू मेक यूज ऑफ स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, देखो HP का हार्डवेयर अलग है, डेल का अलग है, लिनोवो का अलग है। तो सबके अपने अपने अलग अलग हार्डवेयर होते हैं और उन हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और सॉफ्टवेयर जो आप बनाते हो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बनाते हो। तो इसीलिए हर कंप्यूटर की अपनी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो असेंबली लैंग्वेज में लिखी जाती है। और क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेजेस को यूज करते हैं तो ये इतनी ज्यादा स्पेस नहीं लेते। टू राइट द कोड दैट डज नॉट टेक अप मच स्पेस इन प्राइमरी मेमोरी, तो असेंबली लैंग्वेज का कोड आपके पास ज्यादा मेमोरी में जगह नहीं घेरता, और जो ऐसा कोड लिखा जाता है जो बहुत तेजी के साथ चलता है। अब जैसे नॉर्मली आपने 2 नंबर को ऐड किया था तो आपने सिंपल ऊपर क्या लिखा था, आपने तो बस ये लिखा था इनपुट फर्स्ट नंबर इनपुट सेकंड नंबर और ऐड 2 नंबर करवा दिया, वो आसान सी इंस्ट्रक्शन थी। लेकिन वही काम अगर आप असेंबली में करोगे तो उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। असेंबली में क्या लिखा हुआ है, LDA का मतलब होता है अक्यूमुलेटर में लोड करो। क्या लोड करो, फर्स्ट, यहाँ पे यानी फर्स्ट नंबर। फिर लिखा हुआ है ADD का मतलब है ऐड करो किसको, सेकंड को, तो फिर आपने सेकंड लिख दिया। और फिर थर्ड में लिखा हुआ है STO स्टोर सम, और दोनों को करके सम में डाल दो। तो नीचे अगर आप देखो तो लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम द प्रोग्रामर नीड्स टू नो दैट लोड मींस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू अक्यूमुलेटर, कि जो वैल्यू है उसको अक्यूमुलेटर में डालना है। ADD मींस ऐड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल टू द वैल्यू स्टोर्ड इन अक्यूमुलेटर। ADD का मतलब ये है कि आप ऐड करवा रहे हो वैल्यू अक्यूमुलेटर में। सवाल ये अक्यूमुलेटर क्या होता है, अक्यूमुलेटर वो जगह होती है आपकी प्रोसेसर के अंदर जिसमें कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, और आखिर में फिर आप स्टोर करवा देते हो दोनों वैल्यूज। अब ऊपर के मुकाबले में आपको ये वाली चीज थोड़ी सी मुश्किल लगी होगी, तो डेफिनेटली असेंबली लैंग्वेज का जो कोड होता है इट इज डिफिकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड। यहाँ तक बातें समझ में आती हैं सारी? जी। तो एक्चुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो चीज आती है वो आती है भाई हाई और लो लेवल लैंग्वेज का आप बताओ डिफरेंस। तो हम यहाँ पे ये सारी चीजें देख लेते हैं।
हाई एंड लो लेवल का डिफरेंस भी पूछा जाता है, हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप ये याद कर लेना। अमूमन तो इसी की आपके पास पॉइंट्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं, वो मैं आपसे भी शेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर प्रोग्रामर फ्रेंडली, इजी टू राइट, डिबग, मेंटेन, एक पॉइंट हो गया। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि इनका ये मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होती। इजी टू लर्न, लेस एरर प्रोन, इसमें चांसेस ऑफ एरर कम आते हैं। बेटर प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी, अच्छा काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लिख सकते हो, आसानी के साथ लिख सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि डेफिनेटली हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता, हाई लेवल लैंग्वेज आपके लिए होती है, फिर उसको कन्वर्ट होना होता है लो लेवल में, तो इसीलिए आपको फिर ट्रांसलेशन करनी होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर हाई लेवल लैंग्वेज कंपैरेटिवली स्लो होती है कंपेयर टू लो लेवल प्रोग्राम, दे आर जनरली लेस मेमोरी एफिशिएंट। हाई लेवल लैंग्वेज मेमोरी में ज्यादा जगह घेरती है, और फिर ये कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो आपको कम से कम इसके अंदर तीन तीन एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस याद होने चाहिए। तो ये आपके पास आ गए हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर आप यही काम कर सकते हो लो लेवल के साथ। अब लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, अभी हमने जैसे देखा, तो वो मशीन की लैंग्वेज होती है, और मशीन की लैंग्वेज को फिर ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं होती। जैसे यहाँ अगर आप देखो, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेज क्या है जनाब, कि डेवलप यूजिंग लो लेवल लैंग्वेज आर फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि इनको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए तेज काम कर रही होती है। कैन यूटिलाइज प्रोसेसर एंड मेमोरी इन बेटर वे, लो लेवल में ये काम हम कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी किस्म के कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं होगी, तो ये हमारा कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन टाइम कम करता है। और ये डायरेक्ट मैनिपुलेट करती है कंप्यूटर के रजिस्टर स्टोरेज को, यानी कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, तो ये भी लिखा हुआ है आपके पास। और कम्युनिकेट करती है हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ। एक मसला ये होता है क्योंकि ये जो प्रोग्राम आप लिखते हो लो लेवल लैंग्वेज में, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, ये मशीन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आपने एक प्रोग्राम किसी एक मशीन में लिखा है, तो वो दूसरी मशीन पे लाजिमी नहीं है कि चले, तो इसको लिखना मुश्किल होता है, डिबग भी करना और मेंटेन करना। इसके अंदर चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा आते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, और जो भी आदमी लो लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लिखता है, उसको आर्किटेक्चर की नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि वो जिस मशीन के लिए प्रोग्राम लिख रहा है, उसको उस मशीन के बारे में पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसका मतलब है उसको एक अच्छा खासा टाइम गुजारना होगा मशीन को समझने के लिए, तो ये भी एक आपका सरकदर्द हो सकता है। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आ गए लो लेवल लैंग्वेजेस में, ये मैं आपसे अभी शेयर कर लूँगा। अब तक की जितनी बातें की समझ में आई? जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जैसे ट्रांसलेटर की हम बात करें। ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर डेफिनेटली मैंने आपसे कहा जैसे कि भाई मुझे एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो आपको नहीं आती, और आपको एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो मुझे नहीं आती, तो हम आपस में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकेंगे? तो हम आपस में ऐसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि हम अपने बीच में एक ट्रांसलेटर बिठाएंगे। जैसे अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, मुझे उर्दू आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे, तो फिर क्या करना होगा? फिर हमें ये करना होगा कि हमें बीच में कोई ना कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर बिठाना होगा। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसलेटर का काम है। यानी ट्रांसलेटर की अगर डेफिनेशन दी जाए, तो हम यही कहेंगे कि जो ट्रांसलेटर है वो एक ऐसा प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्या कहा मैंने? ट्रांसलेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये बात समझ में आती है? जी। भाई जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है, उसके बाद आपके पास क्या चीज समझने की जरूरत है कि ट्रांसलेटर आपके तीन तरह के होते हैं। एक तो वो ट्रांसलेटर है, जैसे मैं आपको सिनारियो बताऊं कि भाई मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास आपकी 1 घंटे की लेता हूँ, तो 1 घंटे तक मैं जो कुछ बोलता रहूंगा वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो आपका ट्रांसलेटर सुनता रहेगा।
जब 1 घंटे बाद मेरी पूरी बात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर वो ट्रांसलेटर आपको मेरी पूरी बात ट्रांसलेट करके दे देगा। इस तरह का ट्रांसलेटर जो होता है वो कहलाता है कंपाइलर। सही है। तो लिखा हुआ भी है कि कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड सो दैट इट कैन बी डायरेक्टली यूज बाय कंप्यूटर। एक बात तो इसने ये कह दी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हो उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आपके पास क्या आ सकती है, मैं साथ साथ यहाँ से दूसरी बुक भी शेयर कर लूँ। तो ये तो कंपाइलर का आ गया। अब आप देखो इसमें लिखा हुआ है कि जब एक बार आप उस प्रोग्राम को कंपाइल कर लोगे, वंस अ प्रोग्राम इज कंपाइल मशीन कोड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन टू परफॉर्म द सेम टास्क विदाउट रिकम्पाइलेशन। ऐसे याद रखो कि कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो आपके प्रोग्राम को एक वक्त में पूरा ट्रांसलेट कर दे। यानी आपको हर लाइन को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़े, वो आपको जो ट्रांसलेट करके दे वो एक साथ पूरा प्रोग्राम कर दे। क्या कहा मैंने? पूरा प्रोग्राम एक साथ। है ना, सारा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर। देखो लिखा हुआ भी है कि कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट टेक्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन कोड। ट्रांसलेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड उठाता है और उसको मशीन में तब्दील कर देता है। जो कोड प्रोड्यूस होता है प्रोग्रामर, यानी प्रोग्रामर जो सोर्स बनाता है उसको आप सोर्स कोड कहते हो, और वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है। जब आप उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। तो इसमें आपको ये बात याद रखने की जरूरत है कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड उठाता है और उसको मशीन में तब्दील करता है, और उसको आप कहते हो कि ये सोर्स कोड है। तो एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए ट्रांसलेटर के अंदर। तो ये अगली बात यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, और ये आपका आगे कंपाइलर के बारे में। फिर कंपाइलर के बारे में आप क्या लिखते हो कि जो भी आप सोर्स कोड लिख रहे होते हो उसको फिर ट्रांसलेट होना होता है मशीन कोड में। तो फिर आप मशीन कोड में उसकी ट्रांसलेशन कर देते हो ताकि कंप्यूटर उसको समझ ले। हाँ, आपको एक बात याद और रखनी पड़ती है कि कंपाइलर ट्रांसलेट करता है पूरा का पूरा सोर्स कोड इन वन गो। यानी आप जब ट्रांसलेशन करेगा तो पूरा 20 लाइन, 30 लाइन, 50 लाइन, जितनी भी लाइनें होंगी सबको पहले ट्रांसलेट करेगा, और उसके बाद आखिर में आपको लिस्ट ऑफ एरर दे देगा। कह रहे हैं ना, कंपाइलिंग प्रोसेस विल स्टॉप एंड दीज एरर विल नीड टू बी रिमूव्ड बिफोर द प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड। तो इसमें एक चीज ये होती है कि जब आपका कंपाइलर चलता है तो वो लिस्ट ऑफ एरर्स बनाता है और आखिर में आपको वो लिस्ट ऑफ एरर दे देता है। और फिर जब आपका प्रोग्राम से वो सारे एरर खत्म हो जाते हैं तो आपका प्रोग्राम चल जाता है और फिर वो बनाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि आपका जो वो है कंपाइलर है वो आपका सोर्स कोड बनाता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, ताकि बार बार एक बार ट्रांसलेशन हो जाए तो एग्जी फाइल बनाने का फायदा ये होता है कि आपको दोबारा रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा था अभी मैंने ये वाला प्रोग्राम चलाया था जो, तो ये प्रोग्राम मेरे पास जी। पहले से मौजूद था। तो फायदा हुआ ना कि मुझे डायरेक्ट इसको रन करना पड़ रहा है, मुझे और कुछ करना नहीं पड़ रहा। तो इसमें ये फायदा होता है कि जो प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो वो आपके पास तैयार होता है, बस आप उसको चलाना पड़ता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? जी। अभी मैं इसको अगर देखूं ऐसे तो मुझे इसका जो सी यूजर एडमिनिस्ट्रेटर ऐप डाटा ना, तो मैं यहाँ अगर रन में लिखूं ऐप डाटा, और हाँ लिखा हुआ था यहाँ पर पहले से, इसी को देख लेते हैं। आर से रन होता है। देखो ये आ रहा है परसेंटेज ऐप डाटा परसेंटेज। तो ऐप डाटा का फोल्डर खुलेगा और ऐप डाटा के फोल्डर में लोकल प्रोग्राम पाइथन पड़ा हुआ है। ऐप डाटा के फोल्डर में ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन शो क्यों नहीं कर रहा। ऐप डाटा का फोल्डर आ गया लोकल, लोकल में प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम
प्रोग्राम्स में पाइथन आ गया, ठीक है ना। तो ये पाइथन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये पाइथन है ना, ये पाइथन है, ये पाइथन का फोल्डर बना हुआ है, ये देखो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगा, अब मेरे पास देखो कोड तो नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट प्रोग्राम चल रहा है। जैसे पहले कोड आ रहा था वैसे कोड तो नहीं आ रहा ना, डायरेक्ट प्रोग्राम चल रहा है ना डबल क्लिक करने पे। अब जैसे यहाँ पे एक स्वैप का प्रोग्राम था, स्वैप चला गया, MNOPQRS, ये स्वैप है। स्वैप के प्रोग्राम में आप पहला नंबर डालो और आप दूसरा नंबर डालो। तो देखो इसने ना डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल दे दी मुझे। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब है कि मुझे कोड दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल नंबर डालूंगा और मेरा प्रोग्राम जो है वो चलेगा, ठीक है। तो इसने एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी। तो इसका मतलब है ये जो जितनी भी फाइल में चला रहा हूँ ना, ये ट्रांसलेटेड फाइल। तो ये आपको याद रखना होता है कि जो कंपाइलर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको प्रोग्राम को अगर एक बार आप ट्रांसलेट कर दो तो आपको बार बार उसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं। सही है। कहते हैं ना कि जो आपका कंपाइलर होता है वो प्रोग्राम को रन करता है और उसके बाद जब उसमें एरर्स आ जाते हैं वो एरर्स फिर वो आइडेंटिफाई कर देता है। उसके अगेंस्ट जो दूसरी चीज है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कंपाइलर का ये फर्क है कि मैंने आपको बताया ना कि कंपाइलर आपका एक ही वक्त में सारी चीजें ट्रांसलेट कर देता है, यानी ऑल प्रोग्राम इन वन गो, ये कंपाइलर काम करता है। दूसरी तरफ जो इंटरप्रेटर है वो वन लाइन एट अ टाइम करता है। यानी इंटरप्रेटर का फर्क ये है कि इंटरप्रेटर जब ट्रांसलेशन करता है ना तो इंटरप्रेटर की ट्रांसलेशन वन लाइन एट अ टाइम होती है। जैसे मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन एक बात बोलूंगा तो आपका ट्रांसलेटर उसी वक्त फौरन ट्रांसलेट कर देगा, ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता। तो इंटरप्रेटर का ये काम होता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है कि जो इंटरप्रेटर है, सबसे आखिरी लाइन देखो, इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड वन लाइन एट अ टाइम। यानी ये एक वक्त में एक लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का हमने पढ़ा था कि कंपाइलर जो करता है वो पूरा प्रोग्राम एक साथ करता है, लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। तो ये दोनों का फर्क है। फिर इसी तरह कंपाइलर एक्जी फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर एक्जी फाइल नहीं बनाता। कह रहा ना, इफ देयर आर एनी एरर्स इन द प्रोग्राम दे विल बी डिटेक्टेड व्हेन दैट लाइन ऑफ सोर्स कोड इज रीच्ड। यानी आप अपनी तीसरी लाइन पे पहुंचे, एरर आया, आपका इंटरप्रेटर वहीं रोक देगा। तो इसका एक फायदा तो ये होता है कि ईच लाइन ऑफ कोड कैन बी चेक्ड एज प्रोग्रामर इज राइटिंग। एक तो ये फायदा होता है कि उसी के उसी वक्त जब एरर पकड़ लिया जाता है और उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपको अगर बहुत सारी लाइनों में एरर आना शुरू हो जाए तो आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट होने में बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फिर आपको हर लाइन पर रुक कर टाइम देना पड़ेगा उसके एरर को ढूंढने में और उसको सही करने में। तो अगर एक तरफ इसका एडवांटेज ये भी है कि इंटरप्रेटर हर लाइन को चेक कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि आपका टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि आप बार बार लाइन पर रुककर उसको चेक कर रहे हो। तो कहते हैं ना कि if there are any error in a program that will be detected when the line of source code is reached. The great advantage of interpreter, each line of code can be checked as programmer is writing. Each line of code is translated in turn. यानी हर line of code जो है ना वो बार बार translate हो रही होती है। So with a compiler, the programmer would need to wait for the whole program to be compiled before they can read. Programmer में तो आपको पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ना पड़ता है, इंटरप्रेटर में ट्रांसलेट ईच लाइन ऑफ कोड, जिसकी वजह से वो मेमोरी जो है वो कम लेता है और विच नीड्स टू बी जनरेट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कंपाइलर तो आपका एक्सी फाइल जो है वो लेके आ रहा होता है, इंटरप्रेटर आपके पास एक्सी फाइल प्रोड्यूस नहीं करता। तो कहता है एज ईच लाइन ऑफ कोड इज ट्रांसलेटेड इमीडिएटली ऑन द सरफेस इट सीम्स एज इफ एन इंटरप्रेटर वुड बी क्विकर व्हेन ट्रांसलेटिंग कोड। However, an interpreter has to analyze and translate each line of code to run each time. They are mostly slower. तो ये स्लोअर इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि ये हर लाइन को एक एक करके रीड कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको टाइम लगता है। तो ये बात भी आपको याद और समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक जितना पढ़ाया समझ में आ रहा है? हाँ या ना?
आ रहा है। अरे तो ये चीजें भी इसकी हैं, इसको भी थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। फिर इसमें एक तीसरा टाइप का ट्रांसलेटर होता है, जैसे इंटरप्रेटर कंपाइलर तो पढ़ लिया ना। इंटरप्रेटर कंपाइलर में आप ये याद रखो कि इंटरप्रेटर वन लाइन एट अ टाइम करता है, इंटरप्रेटर एक्सी फाइल नहीं बनाता, इंटरप्रेटर स्लोअर इन एग्जीक्यूशन होता है। इंटरप्रेटर में ये सब चीजें। कंपाइलर जो होता है वो एक साथ सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है, एग्जीक्यूशन उसकी तेज होती है और वो मेमोरी जो है वो लेता है थोड़ी। अच्छा एक चीज और आपको याद रखनी है, एक चीज होती है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। क्या कहा मैंने? अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। दोबारा बताओ। प्रोग्राम क्या? कंटेनिंग। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज रिटन। कॉल्ड रिटन। जो आप प्रोग्राम आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो उसको सोर्स कोड कहते हो। क्या कहा मैंने? प्रोग्राम जो हाई लेवल में। a program written in a high level language is called source code। ये लिख लो ना आपके पास। आप a program written in a high level language is called source code, लिख लो। हो गया? a program written in a high level language is called source code, लिख लिया। जी। और फिर एक चीज होती है ऑब्जेक्ट कोड, और उसके बाद लिखो द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। क्या लिखा? प्रोग्राम एंड द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। देखो अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, यही कहा था मैंने। जी। तो ये तो आपने लिख दिया, यानी वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको आप सोर्स कोड कहते हो। फिर आप लिखोगे दूसरी तरफ कि द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड मशीन कोड, नहीं इज कॉल्ड सोर्स कोड हो गया ना, ऑब्जेक्ट कोड। द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ओके। ये बात हो गई? जी। ठीक है। अगली चीज क्या है? अगली चीज है आखिरी तीन तरह की होता है ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर। असेंबलर में देखो क्या लिखा है, असेंबलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। असेंबली लैंग्वेज क्या है? assembler is a program that translate assembly language into machine code। ये हाईलाइट किया हुआ मैंने, नजर आ रहा है? असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज वो होती है जो लो लेवल होती है, एक बात। और फिर असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करती है। हमने लिखा था ना यहाँ पर, इसी में था लो लेवल के अंदर असेंबली लैंग्वेज होती है। तो असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स के लिए इस्तेमाल होती है या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होती है। असेंबली लैंग्वेज इज क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। देखो हाई और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या फर्क होता है? हाई लेवल लैंग्वेज इजियर टू अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर है, और लो लेवल लैंग्वेज इजियर टू अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन है। तो उस लो लेवल लैंग्वेज की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है असेंबली और एक मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो होती है जिसमें शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल होता है, निमोनिक कोड जिसको आप कहते हो। तो शॉर्ट कोड का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी कोड जो है वो असेंबली लैंग्वेज में लिख सकते हो। और अमूमन असेंबली लैंग्वेज में होता यह है कि आप क्या करते हो, डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं वो सारे लिखते हो। यहाँ देखो आपको नजर भी आएगा, कंपाइलर हमने पढ़ लिया था। एक टेबल आप जरूर याद रखना कि कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल को मशीन में तब्दील करता है, असेंबलर जो होता है वो लो को प्रोग्राम में तब्दील करता है, और इंटरप्रेटर मशीन को वन लाइन एट अ टाइम करता है। कंपाइलर एक्सी फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर एक्सी फाइल नहीं बनाता, असेंबलर एक्सी फाइल बनाता है। ये आती है चीजें। कंपाइल प्रोग्राम को आप बिना कंपाइलर के इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरप्रेटेड प्रोग्राम के लिए आपको हर बार इंटरप्रेटर की जरूरत होगी क्योंकि ये एक्सी फाइल नहीं बनाता। और असेंबल प्रोग्राम भी जो है वो आप बिना असेंबलर के चला सकते हो, क्योंकि जब एक बार असेंबली ट्रांसलेशन कर लेता है तो बार बार ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। बातें समझ में आ रही है?
जी तो ये आपको चीजें याद रखनी है, छोटा चैप्टर है, मतलब इसमें जो आपको मेन चीजें याद रखनी है वो हाई और लो लेवल याद रखना है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज याद रखने हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक तो हम आ गए असेंबलर तक। कंपाइल, ये असेंबलर है। असेंबलर में लिखा हुआ है कि आप असेंबलर जो होता है वो तब्दील करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में, so that it can be directly used by computer to perform required tasks। यानी असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा ताकि मशीन उसका इस्तेमाल फिर कर सके। जैसे लिखा हुआ ना LDA फर्स्ट, यानी लोड करो पहला नंबर, ऐड करो उसको सेकंड में और स्टोर करा दो सम में। तो ये आपकी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है। यहाँ तक बातें समझ में आती है? जी फिर दो चीजें छोटी छोटी हैं आपके पास, एरर होते हैं दो तरह के, एक है सिंटैक्स एरर और एक है लॉजिकल एरर। आप जब प्रोग्राम कैलकुलेटर में अगर आप जैसे लिखो ब्रैकेट ओपन a+b और /c, तो ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा क्योंकि आपने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। तो सिंटैक्स एरर एक ऐसा एरर होता है, वो उस वक्त आता है जब आप रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉलो ना करो। आपको याद है अभी मैंने पाइथन के अंदर ब्रैकेट हटाया था, ब्रैकेट हटाने पे क्या हुआ था, मेरे प्रोग्राम ने एरर दे दिया था, ऐसा ही था। जी इसका मतलब है जी उसमें सिंटैक्स एरर आ गया। सिंटैक्स एरर का मतलब है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये कहते हैं कि दो ब्रैकेट आखिर में लगेंगे क्योंकि दो ओपन हुए। तो अगर आप दो ब्रैकेट को क्लोज नहीं कर रहे तो आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, एरर दे देगा। तो सिंटैक्स एरर याद रखना, सिंटैक्स एरर ये होता है कि आप जब आप प्रोग्राम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करो, जैसे मैंने कहा ना ब्रैकेट ओपन a+b/c, मैंने ब्रैकेट ओपन तो किया, मैंने ब्रैकेट क्लोज तो किया ही नहीं। तो ब्रैकेट अगर मैं क्लोज नहीं करूंगा तो मेरा सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो सिंटैक्स एरर देखो लिखा हुआ भी है, अ सिंटैक्स एरर इज वेयर प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट ओबे रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स एरर वो होता है जिसके अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अगर आप रूल फॉलो नहीं करते तो आपको एरर आ जाएगा। और लॉजिकल एरर वो होता है कि जिसके अंदर प्रोग्राम वो काम नहीं करता जो प्रोग्रामर उसे उसे करवाना चाहता है। कह रहा है कि द एरर इज वेयर प्रोग्राम डज नॉट डू व्हाट द प्रोग्रामर वांटेड इट टू डू। जैसे अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे ना 2 नंबर का डिफरेंस निकाल के दे दो। अब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना है आपने बी में से ए को। आप क्या कर रहे हो, आप समझ रहे हो डिफरेंस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो आप क्या कर रहे हो, a मल्टीप्लाई बाय बी लिख रहे हो। प्रोग्राम तो चल रहा है लेकिन जो प्रोग्राम आंसर देगा वो गलत देगा। तो लॉजिकल एरर वो होता है जब प्रोग्रामर की लॉजिक में गलती हो, कि प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम को ठीक से समझ नहीं पा रहा। अगर प्रोग्रामर ठीक से प्रोग्राम को नहीं समझेगा तो वो प्रोग्राम चलेगा तो सही लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। मेरी ये बात समझ में आती है? जी या मैंने आपको दो बातें समझाई हैं, एक समझाई है सिंटैक्स एरर की। सिंटैक्स एरर सीधा सीधा ये कहता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा, एक बात। और लॉजिकल एरर वो है, वो ये कहता है कि जब आपका प्रोग्राम वो ना करे जो उसे करना चाहिए तो वो चीज कहलाती है लॉजिकल एरर। ये बात समझ में आती है? जी आपके पास हार्ड कॉपी में बुक है, सॉफ्ट कॉपी में? जी हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी है तो जिस पेज पे था मैं उस पेज पे आ जाओ आप, ठीक है। उसी के नीचे आपको सिंटैक्स, और ये पूरा सिंटैक्स है और ये लॉजिक है, इसकी एग्जांपल दी जाएगी। तो चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। उसमें देखो बता रहा है कि सिंटैक्स एरर क्या है, कि सिंटैक्स एरर आर फाउंड नो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड। अगर सिंटैक्स एरर आ गया तो आपका प्रोग्राम ट्रांसलेट हो गई नहीं क्योंकि दायरा एरर आ चुका है। तो अब उसमें कहता है कि अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई गलती कर दी, यानी प्लस का साइन लगाना था नहीं लगाया, या a+b के बजाय a+ लिख के छोड़ दिया, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, वो एरर देगा। लॉजिक एरर के अंदर क्या है, वो ये कह रहा है कि प्रोग्राम डज नॉट डू व्हाट इट शुड डू। प्रोग्राम जो करना चाहिए प्रोग्राम वो नहीं कर रहा, तो वो लॉजिक एरर है। और इसकी सबसे आखिरी चीज जो है वो है IDE। मैंने अभी आपको पाइथन दिखाया, पाइथन है ना, पाइथन IDE है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपका वो सॉफ्टवेयर जिसमें बैठ के आप प्रोग्रामिंग करते हो उसको आप प्रोग्राम IDE कहते हो। देखो ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने पाइथन में लिखा है। मैंने यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे तो शेयर कर देता हूँ मैं। तो स्क्रीन पे अगर आप शेयर देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे पाइथन लिखूंगा तो मेरे पास पाइथन का IDLE देखो लिखा हुआ है।
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो पाइथन का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और उसके अंदर मैं बैठ के कोडिंग वोडिंग कर सकूंगा। तो मैं नोटपैड पे ये नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं पाइथन में लिख रहा हूँ। तो पाइथन एक स्पेशल आईडीई होती है। आईडी का मतलब एक एनवायरनमेंट होता है जिस पर बैठकर आप प्रोग्राम लिखते हो। आईडीई हम उस चीज को कहते हैं। देखो लिखा हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं उसमें बहुत सारी आईडीज होती हैं, उसमें एडिटर होता है और उस एडिटर के अंदर साथ साथ आपका जो है वो भी होता है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। अब वो इंटरप्रेटर हो, वो कंपाइलर हो, कोई भी। तो आईडीई आपका ये फायदा होता है कि आईडीई क्या करती है, आईडी आपको सहूलत देती है कि आप उसमें बैठ के प्रोग्राम लिख सकते हैं, ऐसे समझ लो। वरना लिखने को तो आप अपना प्रोग्राम नोटपैड में भी लिख सकते हो, लेकिन वो नहीं चलेगा। वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसके अंदर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। तो आईडीई का काम ये होता है कि वो आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसमें बैठ के आप प्रोग्राम लिखो, बनाओ, चलाओ, चेक करो। वो सारा का सारा काम आप बैठ के आईडीई में कर सकते हो। क्या मेरी ये सारी बातें आपको ठीक से समझ में आई? जी। अगर ये आ गई तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ।